हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। क्यों ना, अच्छा होना तो अच्छी बात है। ठीक है ना। ओके, तो हम बात कर रहे हैं प्रधान शिक्षक के बारे में। प्राथमिक विद्यालय में जो प्रधान शिक्षक की वैकेंसी आई है 40,247, उसके बारे में बात कर रहे हैं और इसका जो एग्ज़ाम है 13/6 को है। चलिए, तो हम जो टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो आ जाते हैं। हम आप जानते हैं कि हम यूनिट 1 जो है उसके 5 टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं। अभी बात कर रहे हैं 6 टॉपिक के बारे में। जो 6 टॉपिक है वो है शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार या दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, शिक्षा का साहित्य और शिक्षा का इतिहास। ये सब दृष्टिकोण हमको इस बेस पे शिक्षा को समझना है, जिसमें हमने फिलोसफिकल बेस समझ लिए हैं, साइकोलॉजिकल बेस समझ लिए हैं और सोशियोलॉजिकल बेस भी समझ लिए हैं। लेकिन इससे जिसके टॉपिक है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करना है। आइए उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि आपको सोशियोलॉजिकल बेस्ड ऑफ एजुकेशन को समझने में और ज़्यादा आसानी हो। इसको हम समझ लिए हैं। समाजशास्त्रीय क्या होता है, व्यू ऑफ एजुकेशन, इसमें प्रकारवाद क्या होते हैं, जिसमें आलोचनात्मक सिद्धांत क्या होता है, संघर्ष संघर्ष सिद्धांत क्या होता है, जिसमें नारीवादी सिद्धांत क्या होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेंगे ताकि आपको और आसानी से बात को समझ में आ जाए। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। आप भी थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। आइए, प्रकारवाद के अनुसार यानी कि फंक्शनलिज्म के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक कार्य क्या है, शिक्षा का प्राइमरी उद्देश्य फंक्शन क्या है, किसके हिसाब से, प्रकारवाद हमने पढ़ा था। फंक्शनलिज्म के हिसाब से, प्रकारवाद के हिसाब से शिक्षा का प्राइमरी उद्देश्य क्या है। ज्ञान और कौशल संचारित करना, बिल्कुल। नॉलेज और स्किल को ट्रांसमिट करना। अब देखिए, नॉलेज और स्किल को ट्रांसमिट करना इसे कहते हैं सोशलाइजेशन। समझिए, नॉलेज, स्किल, वैल्यू, नॉर्म्स, सब बिलीव, इस सबको संचालित करना, एक से दूसरे से फैलाना, उसे कहते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था एवं स्थिरता बनाए रखना, टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, अभी हम बात किए थे उस वक्त। स्थिरता और एकजुटता, समाज में स्थिरता और एकजुटता बनाए रखना, ये काम है प्रकारवाद का। इसलिए आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, ये नहीं होगा। मौजूदा सत्ता संरचनाओं को चुनौती देना, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पावर है, उस जो स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज करना, ये किसका काम है, ये है क्रिटिकल पैडागोजी का। अभी हम बात किए क्रिटिकल पैडागोजी का। ठीक है, तो ये नहीं होगा। व्यक्तिगत रचनात्मक को बढ़ावा देना, प्रमोट इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, ये भी नहीं है। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी। आइए बात करते हैं, कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रमुख सांस्कृतिक मूल्यों, मानदंडों को बढ़ाने में स्कूल की भूमिका पर जोर देता है। नहीं, कौन ये कहता है कि स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है सांस्कृतिक मूल्य और मानदंड, वैल्यूज, बिलीव को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, किसका मुख्य, स्कूल का मुख्य कार्य है, ये कौन कहता है। अभी पढ़े थे, प्रकारवाद कहता है। प्रकारवाद के हिसाब से स्कूल की मुख्य भूमिका है सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, मान भी हम बात किए टॉपिक पर, है ना। संघर्ष सिद्धांत, कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो तो आप जानते हैं। कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो कार्ल मार्क्स का है, ये नहीं होगा, है ना। ये कार्ल मार्क्स का है कन्फ्लिक्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स की है कन्फ्लिक्ट थ्योरी। ठीक है ना। इसमें कार्ल मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स सीधे कहते हैं कि समाज में जो असमानताएं हैं वो किसके वजह से, शिक्षा की वजह से, स्कूल की वजह से। तो ये नहीं होगा। आलोचनात्मक सिद्धांत ये किसका है, ये पाउलो फ्रेरी का है ना, पाउलो फ्रेरी का है। आलोचनात्मक सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे के अंदर आलोचनात्मक चिंतन पैदा कर कीजिए ताकि वो चैलेंज कर सके, समाज में जो दमनकारी पावर है उसको चैलेंज कर सके, ये भी नहीं होगा। नारीवादी सिद्धांत को तो आप जानते हैं, ये बात करता है जेंडर इक्विटी की बात करता है ना। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है संघर्ष सिद्धांत, कन्फ्लिक्ट थ्योरी। संघर्ष सिद्धांत, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, शिक्षा को मुख्य रूप से किसके हितों की पूर्ति के रूप में देखते हैं। ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है किसका है, आप जानते हैं ना, कन्फ्लिक्ट थ्योरी कार्ल मार्क्स का है ना। कार्ल मार्क्स ये क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है वो किसको प्रमोट करता है, किसके लिए शिक्षा है, रूलिंग क्लास के लिए शिक्षा है, यही है ना। रूलिंग क्लास के, वही ना कहते हैं कि शिक्षा जो है, जो इलीट क्लास है, रूलिंग क्लास है, उसके लिए शिक्षा है। तो ये सब नहीं होगा, हो जाएगा आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
कि कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, कौन सा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सामाजिक असमानताओं को पुनः उत्पन्न करने में शिक्षा की भूमिका पर जोर देता है। कौन ये कहता है कि जो समाज में जो इनइक्वालिटीज हैं वो किसकी वजह से है? वो एजुकेशन की वजह, शिक्षा की वजह से। कौन कहता है? कौन कहता है? ये कहता है संघर्ष सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। अभी हम बात किए ना, अभी बात की है। फंक्शनलिज्म तो बात करता है समाज की एकजुटता का, समाज की स्थिरता का बात करता है ना, समाज में स्थिरता का बात करता है, एकजुटता की बात करता है। प्रकार्यवाद तो ये नहीं होगा। संघर्ष यही कहता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी तक कार्ल मार्क्स की यही कहता है कि समाज में जो इनइक्वालिटी है वो शिक्षा की वजह से। आलोचनात्मक सिद्धांत क्रिटिकल पेडागोजी तो पाउलो फ्रेरी का है ना, पाउलो फ्रेरी का। ये कहती है कि समाज में जो पावर इलीट क्लास है, जो दमनकारी लोग हैं, उसको चैलेंज करना इंसान का काम है। ये भी नहीं होगा। नारी सिद्धांत तो जानते हैं, ये है जेंडर इक्वलिटी की बात करता है समाज में। ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए आगे बात करते हैं। आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र क्रिटिकल पेडागोजी वही पाउलो फ्रेरी की है। आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र क्रिटिकल पेडागोजी किसका है? पाउलो फ्रेरी का है ना। क्रिटिकल पेडागोजी एडवोकेट्स फॉर, ये कहती है, क्या कहती है? शिक्षा के लिए पारंपरिक व्याख्यान आधारित दृष्टिकोण, जो ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा है, लेक्चर मेथड चला आ रहा है, वो ठीक है शिक्षा के लिए? ये बात है? बिल्कुल नहीं। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण जो शक्ति की गतिशीलता को चुनौती दे, बिल्कुल। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो, जो चैलेंज कर सके किसको? पावर को, जो समाज में डायनेमिक गतिशीलता पावर को चैलेंज कर सके, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षा का कड़ाई से पालन, जो स्ट्रिक्ट जो टेस्ट जो हम लोग लेते हैं उसका स्ट्रिक्ट से इस्तेमाल करना, मतलब स्ट्रिक्टली टेस्ट लेना है स्कूल में, ये बिल्कुल। केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण पर क्या ध्यान, केवल जो है वोकेशनल जो ट्रेनिंग है उस पर ध्यान देना है हमको, बिल्कुल नहीं। अच्छा आगे है 6 नंबर क्वेश्चन है कि आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र किसको, शिक्षकों को प्रोत्साहित करता है? क्रिटिकल पेडागोजी है पाउलो फ्रेरी की, जो क्रिटिकल पेडागोजी है वो इनकरेज करता है शिक्षकों को। क्यों, क्या है, किस लिए इनकरेज करता है? कि वो यथास्थिति बनाए रखे, यानी मेंटेन द स्टेटस क्यू, यानी कि जैसा है जो सिचुएशन है वैसे सिचुएशन को बनाए रखे, बिल्कुल नहीं। दमनकारी संरचनाओं को चुनौती दें, बिल्कुल। ये चैलेंज करने के लिए बोलता है कि जो ऑपरेसिव स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज कीजिए, ये सही है। केवल शैक्षणिक उपलब्धि पर ध्यान दें, यानी सिर्फ फोकस करना एकेडमिक अचीवमेंट पर, बिल्कुल नहीं। सामाजिक मुद्दों पर चर्चा से बचें, यानी जो अवॉइड करना है, जो सोशल इशूज हैं उससे अवॉइड करना है, उससे उस पर बात करने से बचना है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। नारीवादी सिद्धांत के अनुसार, फेमिनिस्ट थ्योरी के अनुसार जो है अक्सर शिक्षा अक्सर कायम रहती है लैंगिक समानता पर, बिल्कुल। अभी हम बात किए लैंगिक समानता के बारे में, बिल्कुल सही बात है। लैंगिक रूढ़ियां और असमानता यानी जेंडर स्टेरियोटाइप एंड इनइक्वालिटीज, इस पे तो बिल्कुल बात नहीं करता है नारीवादी सिद्धांत। लिंग तटस्थ वातावरण, बिल्कुल ठीक है, लिंग तटस्थ वातावरण। लिंग अंध नीतियां यानी जेंडर ब्लाइंड पॉलिसीज, यानी इस बिल्कुल बात नहीं करता है इस पर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लिंग तटस्थ। ये ऐसा वातावरण हो जिसमें कोई भी जेंडर के बेस पर कोई ऐसी बात ना हो, जेंडर न्यूट्रल इन्वायरमेंट, जेंडर न्यूट्रल इन्वायरमेंट। और जब ये होगा तो ऑटोमेटिक जेंडर इक्वलिटी आ ही जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर ए जो है ऑटोमेटिक इंटर हो जाता है। जब जेंडर न्यूट्रल इन्वायरमेंट होगा, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जहां जेंडर के बाद, जेंडर से लेकर कोई ऐसी बात ही ना हो, तो ऑटोमेटिक जेंडर इक्वलिटी आ जाएगा। ऑटोमेटिक है, जेंडर इक्वलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना, आइए। कौन सा परिप्रेक्ष्य समावेशी और विविध पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर जोर देता है? यानी कौन सा पर्सपेक्टिव है जो ये फोकस करता है कि इंक्लूसिव और डाइवर्स करिकुलम हो? ये बात करता है फेमिनिस्ट थ्योरी, याद रखिए। फेमिनिस्ट थ्योरी बात करता है कि जो स्कूल में जो डाइवर्स करिकुलम हो, क्यों डाइवर्स करिकुलम होगा तो समाज में जो लैंगिक बेस पे जो असमानताएं हैं तमाम लोग उस करिकुलम में समाहित हो जाएंगे, इसलिए ये बात करता है। प्रकारवाद तो आप जानते हैं, प्रकारवाद बात किया था किसका? सामाजिक स्थिरता की बात किया था और एकजुटता की बात किया था, है ना। फिर संघर्ष सिद्धांत बात किया था, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, की समाज में जो असमानताएं हैं वो एजुकेशन की वजह से है। क्रिटिकल पेडागोजी बात किया जा कि समाज में जो अपर क्लास है, जो मतलब जो पावर है, उस पावर को चैलेंज देना शिक्षा का काम है। आगे बढ़ते हैं।
प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ये समझिएगा, इसको पहले इस क्वेश्चन से पहले भी हम बात कर चुके हैं। इसे कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन। सिंबॉलिक इंटरेक्शन के अनुसार शिक्षकों की अपेक्षाएं छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या है? सिंबॉलिक इंटरेक्शन है कि एक बच्चा, एक आदमी किसी से इंटरेक्ट करके अपना सेल्फ इमेज बनाता है, उसे कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है। तो ये कहता है कि प्रकार्यवाद के हिसाब से, सिंबॉलिक इंटरेक्शन के हिसाब से, एक सेकेंड, सिंबॉलिक इंटरेक्शन के हिसाब से जो एक शिक्षक की अपेक्षाएं, शिक्षक का जो एक्सपेक्टेशन है, वो छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है। यानी एक शिक्षक का जो छात्रों के प्रति जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है, वो एक छात्र को कैसे प्रभावित कर सकता है। आइए देखते हैं। शिक्षकों की अपेक्षाओं को का विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है, गलत है। शिक्षक की अगर शिक्षक की किसी बच्चे से अच्छी अपेक्षा होगी, तो ये देखा गया है रिसर्च में कि वो बच्चा जो है एकेडमिक और भी परफॉर्मेंस में बेहतर प्रदर्शन करता है। तो ये शिक्षक की अपेक्षा का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है, पड़ता है, ठीक है ना। शिक्षकों की कम उम्मीदें बेहतर प्रदर्शन की ओर ले जाती है। बिल्कुल नहीं, शिक्षकों की जब कम उम्मीद होगी किसी बच्चे से, तो उसका प्रदर्शन जो है वो खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। शिक्षकों की उच्च उम्मीदें उच्च प्रदर्शन के ओर ले जाती है। बिल्कुल, जब शिक्षक का उम्मीद ज्यादा होता है किसी बच्चे पे, तो ये देखा गया कि वो बच्चे का प्रदर्शन भी अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षकों की अपेक्षाएं केवल कुछ विद्यार्थियों को ही प्रभावित करती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शिक्षकों की अपेक्षाएं सब विद्यार्थियों को प्रभावित करती है। अच्छा, आइए बात करते हैं कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा स्कूल छात्रों को कथित क्षमता या भविष्य की संभावनाओं के आधार पर विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों या ट्रैक के क्रमबद्ध करते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं कि छात्र की क्षमता, एबिलिटी के बेस पे उसको क्रमबद्ध करना, उसको ग्रुपिंग करना, इसे कहते हैं ट्रैकिंग। समझ लीजिएगा बात को। छात्रों को एबिलिटी के बेस पे, कहा गया एबिलिटी के बेस पर उसको कहा गया इसका प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथ्स इनटू द डिफरेंट एजुकेशनल ग्रुप ट्रैकिंग एंड बेस्ड ऑफ द परसीव्ड, हाँ, एजुकेशन एबिलिटी के बेस पे शिक्षक बच्चों को ग्रुपिंग करना, क्रमबद्ध करना, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना कि इस एबिलिटी के बच्चा इस ग्रुप में रहेगा। इस जो ग्रुपिंग बेस पे छात्रों को जो क्रमबद्ध करना, ग्रुपिंग करना एबिलिटी के बेस पे, इसे कहते हैं ट्रैकिंग। इस पहले भी क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। लेबलिंग तो जानते हैं कि बच्चे को जो ऊपर जो हम लेबल लगा देते हैं, यानी कि क्या लेबल लगा देते हैं, नहीं लगाते कि बच्चा कम तेज है, उपद्रवी है, मंद बुद्धि है, इसे लेबलिंग है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सामाजिक पूर्णता, सोशल रिप्रोडक्शन, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, और सोशल रिप्रोडक्शन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका टॉपिक यहाँ एंड होता है। कौन सा? अभी टॉपिक एंड नहीं होता, अभी टॉपिक तो बहुत बाकी है। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन के साथ। अब फिर आगे हम बात करेंगे लिटरेरी बेस, यानी कि साहित्यिक आधारित शिक्षा पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। साहित्यिक आधारित शिक्षा पर बात करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखिए खूब ज़्यादा, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, और थोड़ा सा मुझे भी फीडबैक देते रहिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू फॉर द watching my video. Okay, bye.